we are going to start with Indian Companies Act 2013. ऑलरेडी कंपनीज में हमने कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. अभी क्या है, कुछ इनकॉर्पोरेशन, कुछ चेंजेस हुआ है, मेजर चेंजेस इन कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, दैट इज व्हाई मैं आप लोग को एक ब्रीफ सेशन आज देने वाली हूँ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर में. द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 replaced the Indian Companies Act 1956, right? The Companies Act 2013 makes comprehensive provision to govern all listed and unlisted companies in the country. देखिए, ये जो Companies Act 2013 है, जिसने Companies Act 1956 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया. Companies Act 2013 जो है ना, ये एक comprehensive provisions दे रही है, which is governing all the listed and unlisted companies in the country. लिस्टेड एंड अनलिस्टेड का मतलब हुआ स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कंपनीज लिस्टेड है, कुछ कंपनीज लिस्टेड नहीं है. द कंपनीज एक्ट 2013 implemented many new sections and repealed the relevant corresponding sections of the Companies Act 1956. मतलब क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 जब आई इम्प्लीमेंट हुई, इसने क्या किया, पुराने बहुत सारे जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन थे उसको हटा दिया. जैसे 4-5 सेक्शन को हटा के एक सिंगल सेक्शन बना. तो कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही ब्रीफ करके बनाया गया है. दिस इज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन with far-reaching consequences on all companies incorporated in India. Indian Companies Act 2013 has fewer section, that is 470, than Companies Act 1956. पहले क्या था, 658 sections was there. अभी कम होके it is only confined to 470. The new act empowers shareholders and gives high value for corporate governance. देखिए, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो इतनी कॉन्सेप्ट है, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी. अभी देखिए, हर कंपनी बहुत ज्यादा CSR एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे रहा है. व्हाई? क्योंकि अभी ये मैंडेटरी हो गई है फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013. नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू की हाइलाइट्स. क्या क्या है कंपनीज एक्ट 2013 में? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स permitted for a private limited company is increased to 200 from 50. पहले क्या था, प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वाज 50. मिनिमम नंबर प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाज 2 एंड मैक्सिमम वाज 50. बट अभी क्या हुआ, जब कंपनीज एक्ट 2013 आई तो इन्होंने क्या किया, ये इंक्रीज कर दिया नंबर. मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 200, मैंने 50 से डायरेक्टली 200 हो गया. इसके बाद आया 1 पर्सन कंपनी, इंट्रोडक्शन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक ही आदमी, सिंगल ओनर. ये सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम चेंज करके 1 पर्सन कंपनी दे दिया गया. ठीक है. अभी आई सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट व्हिच डील्स विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. यहाँ पे एक अलग सा सेक्शन लाया गया है जहाँ पे पूरी तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का एक अलग सा एक ये दिया गया है. कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये एक नया सेक्शन है. मतलब ये एक नया इंट्रोडक्शन है. जिस कंपनी लॉ का अपना ट्रिब्यूनल है, कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल. इसका मतलब कंपनी में मैनेजमेंट में कहीं भी कोई इश्यूज होती है तो शेयर होल्डर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, वो कहाँ इधर उधर माथापच्ची करेंगे. इसीलिए देयर इज अ सेपरेट बॉडी इनकॉर्पोरेटेड व्हिच इज कॉल्ड कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल. राइट. I've already shared this doc with everyone yesterday. आप लोगों को मिल गया होगा. चलिए, silent features of the Companies Act 2013. अभी silent features में study करें. What is it? First is class action suits for shareholders. इसका मतलब क्या है? जो shareholders हैं, the Companies Act 2013 has introduced new concept of class action suits with a view of making shareholders and other stakeholders more informed and knowledgeable about their right. इसका मतलब क्या है, जो क्लास एक्शंस है, जो क्लास एक्शन सूट्स फॉर शेयर होल्डर्स, मतलब क्या, शेयर होल्डर्स को एक अलग से पावर्स दिए गए हैं. यहाँ पर एक नए मैंने पूरा तरह से आपको डिपार्टमेंट आप समझ लो दे दिया गया. क्लास एक्शन सूट, शेयर होल्डर्स का अपना एक क्लास, शेयर होल्डर्स भी तो क्लास है ना, क्लास ऑफ पीपल.
ग्रुप इन कंपनी, उन्होंने पैसे लगाए हैं कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स का एक अलग पावर दे दिया गया। उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उनको अपनी जानकारी सारी होनी चाहिए, तो इसी के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एक्शन सूट। मतलब शेयर होल्डर को कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन गो टू द कंपनी with the view of making shareholders and other stakeholders more informed and knowledgeable about their right. The shareholders are now more informed, more powers for shareholders. The Companies Act 2013 provides for approvals from shareholders on various significant transactions. मतलब shareholders को ज़्यादा powers दी गई है जो पहले नहीं थी। अभी shareholders को ज़्यादा power दी गई है, उनकी powers enhance कर दी गई है। कुछ जगह पर shareholders के approval भी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी कर दिया गया है कि डायरेक्टर जो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। सिंपल, इसका मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज एक्ट 2013 स्टिपुलेट certain class of companies to spend a certain amount of money every year on activities and initiatives reflecting corporate social responsibility. मतलब हर कंपनी को, हर कॉर्पोरेट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम जो है वो एज अ पार्ट ऑफ CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अलग हटा के रखनी है। ठीक है, अभी आ गया NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। द कंपनीज एक्ट 2013 introduced NCLT, National Company Law Tribunal, and the National Company Law Appellate Tribunal to replace the Company Law Board and Board for Industrial and Financial Reconstruction. मतलब क्या हो गया, ये जो कंपनी लॉ बोर्ड एंड बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, ये पहले था, कंपनी लॉ बोर्ड था पहले, और बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ये भी था। इसको रिप्लेस करके क्या आया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल and National Company Law Appellate. They would relieve the courts of their burden while simultaneously providing specialized justice. Actually ये क्या था, पहले जो कंपनी लॉ बोर्ड था या बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन था, इन लोग क्या होता था, प्रॉब्लम जो आती थी इनके द्वारा फिर वो कोर्ट में जाता था। बट अभी क्या हो गया, कोर्ट को रिलीव कर दिया गया कंपनी मैटर से। कंपनी मैटर विल बी सॉल्व्ड इन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट। इससे क्या हो गया, कोर्ट का भी बर्डन कम हो गया और स्पेशलाइज्ड जस्टिस। लाइक बोला जाता है ना कि बैंक में दिस इज कंपनीज एक्ट 2013 आई एम टेकिंग अ स्पेशल सेशन ऑन इट, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो अभी क्या है, पहले क्या होता था कि जैसे आरबीआई में क्या होता है, आरबीआई इज आल्सो मतलब आरबीआई आल्सो एक्ट्स एज अ कोर्ट इन टर्म्स ऑफ बैंक फ्रॉड या बैंक की जो कंप्लेन है उसको वो सॉल्व करते हैं। I don't know whether actually they solve it or not, but उनका काम है, ठीक है, मैंने अभी तक नहीं देखा सॉल्व करते हुए। तो वैसे ही यहाँ पे NCLT नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड है या नेशनल लॉ जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है, इन्होंने भी ये कंपनी लॉ बोर्ड एंड बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है उसको रिप्लेस कर दिया गया। अभी आया फास्ट ट्रैक मर्जर्स। पहले क्या होता था, जब भी कोई मर्जर्स या एक्विजिशंस होते थे ना, बहुत लंबा टाइम लगता था। क्यों लगता था, जब मैं मर्ज कर रही हूँ दूसरी कंपनी को या एक्वायर करने की सोच रही हूँ, तो इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होती थी, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन मानने होते थे, उसमें बड़ा टाइम लग जाता था। अभी क्या हो गया, फास्ट ट्रैक मर्जर। कंपनीज एक्ट 2013 proposes a fast track and simplified procedure for mergers and amalgamation of certain class of companies such as holding and subsidiary and small companies after obtaining approval of the Indian government. मतलब ये 2013 के जो एक्ट है, इन्होंने क्या प्रपोज किया, जो जितनी भी प्रोसेस हैं मर्जर्स की वो एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया है कि जस्ट आप इंडियन गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लो और अप्रूवल के बाद होल्डिंग हो, सब्सिडियरी हो, वहाँ पे मर्जर आसानी से हो जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स बिकम्स आल्सो वेरी इजी। कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको भी परमिट कर दिया बहुत आसानी से। अ फॉरेन कंपनी मर्जिंग विद एन इंडियन कंपनी एंड वाइस वर्सा बट विद प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। Prohibition on forward dealings and insider trading. The Companies Act 2013 prohibits directors and key managerial personnel from purchasing call and put option of shares of the company. क्या है, मतलब अब ये इंसाइडर ट्रेडिंग क्या होती थी, जैसे कंपनी के जो इंटरनल कुछ की मेंबर्स है, लाइक डायरेक्टर्स है या सीईओ है, एमडी है, उन लोग क्या करते थे, उनको तो अंदर की इंफॉर्मेशन होती थी। क्या इंफॉर्मेशन को वो
यूज करके शेयर के प्राइसेस बढ़ या घट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी वो एकदम बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मतलब अगर कोई करा तो उसके ऊपर बहुत चार्जेस एंड फाइन लगेंगे। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स डायरेक्टर्स and key managerial personnel from purchasing call and put option of shares of the company। मतलब मैं जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ वहाँ के कॉल एंड पुट ऑप्शन में नहीं खरीद सकता। If such person is reasonably expected to have access to price sensitive information। अभी आ गई increase in number of shareholders। The Companies Act 2013 increase the number of maximum shareholders in a private company। ये तो आपको पहले ही बताया कि प्राइवेट कंपनी के कितने मेंबर्स थे, 50 मैक्सिमम, वो बढ़ के कितने होगा 200। Limit on maximum partners। The maximum number of persons or partners in any association or partnership may be up to such number as may be prescribed, but not exceeding 100। मतलब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स और पार्टनर्स, कोई भी एसोसिएशन हो, पार्टनरशिप हो, वो एसोसिएशन जितने भी होंगे 100 से ज्यादा नहीं होंगे। दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स। This restriction will not apply to an association or partnership constituted by professionals like lawyers, CAs, company secretary who are governed by special laws। Under Companies Act 1956, there was a limit of maximum 20 persons or partners and there was no exemption granted to the professionals। मतलब यहाँ पर क्या चेंजेस आया, मैक्स मैंने पार्टनर्स जो है कितने पार्टनर्स होंगे वो या एसोसिएशन में 100 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, और ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एकदम छूट दे दी गई है। पर पहले क्या था, लिमिट थी 20% मैक्सिमम, और प्रोफेशनल्स के लिए कोई एग्जेम्पशन भी नहीं थी। तो आपको पहले क्या थी वो जान के फायदा नहीं है, आप याद रखो अभी क्या है। अभी क्या है, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं एसोसिएशन में, एंड आपके जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, उनके वो एग्जेम्प्टेड है। अब आ गई 1% कंपनी। The Companies Act 2013 provides new form of private company, that is 1% company। It may have only one director क्या and क्लास हो one रहा है share। अभी? कल जो भेजा था मेल में वो वाला, वो एक्ट वाला? हाँ, कल मैंने भेजा था वो वाला। ठीक है। The Companies Act 1956 requires minimum 2 shareholders and 2 directors in case of a private company। देखिए 1% कंपनी में एक आदमी डायरेक्टर, एक आदमी शेयर होल्डर सफिशिएंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में शेयर होल्डर की कोई बात ही नहीं, मैं अकेला हूँ। तो पहले जो था कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप वाज द नाम आप बोल सकते हो, इट वाज द डिनोशन। बट अभी चेंज होके 1% कंपनी आ गई, ये नया आया बिल्कुल कंपनीज एक्ट 2013 में। तो मतलब 1% कंपनी जहाँ पे एक डायरेक्टर एंड एक शेयर होल्डर हो सकता है। और कंपनीज एक्ट 1956 में था ना, मिनिमम 2 शेयर होल्डर एंड 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। So 1% company is a sort of private company only। ये भी एक तरीके का कंपनी है। देखिए आप लोग हमेशा क्या था वो याद मत रखिए, क्या है वो याद रखिए, क्योंकि दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। Entrenchment in Articles of Association। The Companies Act 2013 provides an entrenchment applying extra legal safeguard of Article of Association have been introduced। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, एंटायर एक कंपनी के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाउ इट वर्क्स लाइक हाउ एक एंटायर कंपनी, उसके पावर्स क्या है, वो किस तरीके से काम करने वाले, उनके जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, उनकी शेयर कैपिटल क्या है, एवरीथिंग। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एग्जैक्टली क्या बताते हैं हम, हाउ इट विल वर्क अ कंपनी, हाउ अ कंपनी विल वर्क। तो अभी कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लीगल सेफगार्ड्स दिए हैं, ठीक है। अभी आ गया इलेक्ट्रॉनिक मोड। The Companies Act 2013 proposed e-governance for various company processes like maintenance and inspection document। देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड, कंपनीज एक्ट 2013 होने के बाद कंपनी में आपके सारे मैक्सिमम जो स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज हैं दैट इज डन ऑनलाइन ओनली। अभी कुछ भी जा के करना नहीं होता, नहीं तो पहले पूरा दिन चला जाता था अकाउंटेंट का, ये ऑफिस जाना है, टैक्स ऑफिस जाना है, फलाना डिंगला। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में कुछ नहीं होता, सब चीज ऑनलाइन, टैक्स भरो, रिटर्न भरो, एवरीथिंग। इंडियन रेसिडेंट एज डायरेक्टर। देखिए अभी तक डायरेक्टर का एक और क्लॉज मैंने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2013 में, क्या था वो क्लॉज, इट वाज अबाउट वुमेन डायरेक्टर। कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बताया गया कि मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर हैज टू बी देयर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। अभी आ गया इंडियन रेसिडेंट एज डायरेक्टर।
Every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. इसका मतलब इंडियन रेसिडेंट जो इंडिया में प्रॉपर इंडियन सिटीजनशिप जिसकी है, जो इंडिया में रहता है मोर देन 182 डेज, मतलब ही हुआ ना, उसके ऊपर टैक्स की इम्प्लीकेशन भी आ जाती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्या क्या आया, 2 डायरेक्टर हमने पढ़ लिया, एक वुमेन डायरेक्टर, मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एक इंडियन रेसिडेंट जो इंडिया में रहता है फुल टाइम, मतलब 182 डेज इज आल्सो लाइक फुल टाइम। अभी आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हे भगवान मेघा, दिस इज कंपनी मैनेजमेंट ओनली, डू यू थिंक आई एम टीचिंग समथिंग एल्स? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग के जो बुक में है बहुत सारे क्लॉजेस हो सकता है ना मिले, इसी वजह से मैं इसको क्रिस्प करके, शॉर्ट करके, ब्रीफ करके आप लोग को एक बार रिवीजन करवा रही हूँ कंपनीज एक्ट 2013 का। इतनी देर क्लास करने के बाद समझ में आए ये कंपनी मैनेजमेंट है? हे भगवान। चलो, independent directors, the Companies Act 2013 provide that all listed companies should have at least 1/3 of the board as independent directors. यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ठीक है, अभी वो बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब क्या, आप फुल टाइम डायरेक्टर नहीं हो, दिस इज अ स्पेशल क्लास ऑफ डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट जैसा होता है ना, कैजुअल वैकेंसी हुई या आपके पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हुए, वो हो गया। सो दे आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उन एक्चुअली क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं ना, जो फुल टाइम अटैच नहीं होते, उनके अंदर कोई बायसनेस नहीं होती है, वो कंपनी को एकदम फेयर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसलिए उसको हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑल लिस्टेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब जितने डायरेक्टर्स हैं उसके 1/3, जैसे 10 है, 10 में से 1/3 आप पकड़ लो, मैं इसको 3 मानती हूँ, तीन डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Such other class or classes of public companies as may be prescribed by the central government shall also be required to appoint independent director. No independent director shall hold office for more than 2 consecutive terms of 5 years. देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या क्लॉज दिया गया है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस जो है, डायरेक्टर ऑफिस कंसिक्वेंट 2 टर्म नहीं रह सकता। एक टर्म होता है 5 साल का, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो फॉर 5 years, तो कंसिक्वेटिव 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 10 साल तक रह सकता है बट नॉट मोर देन 10 years, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना सारा पढ़ा, हमने अगर बताया कितना पढ़ा हमने डायरेक्टर, एक हो गया आपका वुमेन डायरेक्टर, बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होना है, एक हो गया आपका इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर होना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, 1/3 should be your independent director। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्लॉज मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया कि वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज्यादा नहीं रह सकते, राइट, याद रहेगा आप लोग को। सर्विस नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स at least 7 days notice to call a board meeting। पहले ऐसा कुछ था नहीं, बोर्ड मीटिंग के लिए एटलीस्ट 7 days का नोटिस होना चाहिए। The notice may be sent by electronic means to every director at his address registered with the company। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया ऑल टुगेदर, कि आपको नोटिस का, बोर्ड मीटिंग की नोटिस 7 दिन पहले भेजनी है, एंड द नोटिस मे बी सेंट, मतलब देखिए एक तो पोस्टल and second is email। Duties of director defined under the Companies Act 1956, a director had fiduciary duty, legal or ethical relationship of trust, duties towards a company। However, the Companies Act 2013 has defined the duties of director। Companies Act ने पूरी तरह से डिफाइन किया कि ड्यूटीज क्या क्या है डायरेक्टर की। जैसे पहले हम लोग जानते थे फिड्यूशियरी ड्यूटी, फिड्यूशियरी मतलब लीगल और एथिकल रिलेशनशिप, liability on directors and officers। The Companies Act 2013 does not restrict an Indian company from indemnify its directors and officers like the Companies Act। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 में क्या था, डायरेक्टर्स और जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर सिर्फ चार्जेस लगते थे, दे हैव टू पे फाइन, बट कभी कभी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स दे माइट हैव टू फेस सर्टेन लॉसेस, उनको भी कुछ नुकसान हो सकता है, उनको भी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो Companies Act 2013 does not restrict इंडियन कंपनी, उनको भी इंडेमनीफाई करनी चाहिए। इंडेमनीफाई मतलब क्या, आपको कंपनसेशन,
Rotation of auditor. This is another point. The Companies Act 2013 provides for rotation of auditors and audit firm in case of public traded company. मतलब जो public traded company है उसमें auditors का rotation होना चाहिए. Audit firm हो या auditor हो, उनका rotation होना जरूरी है. एक्चुअली रोटेशन होने से क्या होता है ना, एक आदमी का दबदबा नहीं बनता. नहीं तो नॉर्मली क्या हो जाएगी, एक ही आदमी काम कर रहा है तो उसको लगेगा वो सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, इस तरीके का. अभी आ गया प्रोहिबिट्स ऑडिटर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज. ये क्या बता रहा है, ऑडिटर्स को नॉन ऑडिट सर्विस नहीं करना है. द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स ऑडिटर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग. नवमिता, मैं लॉ का कंपनीज एक्ट 2013 का रिवीजन कर रही हूँ. तो क्या बता रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या बता रहा है, ऑडिटर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज to the company where they are audited to ensure independence and accountability of auditor. मतलब आप अगर मेरी कंपनी में ऑडिटर का काम कर रहे हो तो आप नॉन ऑडिट कोई भी काम नहीं कर सकते. ठीक है. Rehabilitation and liquidation processes. The entire rehabilitation and liquidation process of companies in financial crisis has been made time bound under Companies Act 2013. इसका मतलब क्या बता रहा है, ये एंटायर जो रिहेबिलिटेशन, कुछ कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली जाती है ना, इंसॉल्वेंसी हो गई, कंपनी टूट गई, सो या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, तो इसका टाइम बाउंड कर दिया गया. पहले क्या कोई टाइम बाउंड ही नहीं था, काम चल रहा है तो चले जा रहा है. जैसे अभी भी देखिए, आप आरबीआई बैंक में जाओ, कोई कंप्लेन करो तो उसकी सर्विसिंग चलती रहती है, प्रोसेसिंग चलती रहती है. बट कंपनीज एक्ट में भी ऐसे ही था, कोई अगर प्रॉब्लम है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलना है, लिक्विडेशन करना, तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अपने हिसाब से आराम से चलना है. बट अभी क्या, रिहेबिलिटेशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस का एक टाइम बाउंड बना दिया है, मतलब टाइम के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है. राइट. ये सेक्शन अभी तक हमने जस्ट एक ब्रीफ बताया कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में. अभी मैं उसको इम्पैक्ट बताऊंगी कि इसकी इम्पैक्ट क्या है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर. कंपनीज एक्ट 2013 का क्या इम्पैक्ट हुआ. Companies Act 2013, in its favor to enhance disclosure, reporting and transparency, has introduced a number of new compliance norms for listed companies. Listed companies के लिए बहुत सारे नए norms लेकर आई हैं. The act not only imbibes the spirit of listing agreement, but goes a step ahead in laying out a strict roadmap for the listed entity to traverse in the coming line. मतलब क्या बता रहा है, कंपनीज एक्ट बहुत सारे डिस्क्लोजर्स और रिपोर्टिंग फॉर्मेट लेकर आई है, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी हैज इंक्रीज. हमने पहले ही पढ़ा ना, शेयर होल्डर्स का एक अलग क्लास एक्शन दिया गया, क्लास एक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स. इसका मतलब शेयर होल्डर्स को अलग से पावर्स दी गई है. तो पावर्स दी गई है तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आ रही है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो अवेयर क्या होना नहीं होना, एवरीथिंग. अब आ गया रिस्पॉन्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. SEBI has in its board meeting held on February 13, 2014 reviewed the corporate governance norms for listed companies. SEBI wired a press release and announced that board has approved the proposals to amend the listing agreement with respect to corporate governance norm for listing company. मतलब SEBI ने board meeting किया था because of this Companies Act 2013 कि जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको रिलीज किया जाए. Provisions of Companies Act 2013 relating to listed companies. देखिए listed companies इतना आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं पढ़ा रही हूँ. पोस्टल बैलेट एंड जनरल मीटिंग रिक्वायरमेंट. देखिए ये जो पोस्टल बैलेट एंड जनरल मीटिंग रिक्वायरमेंट, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओ, ऑल्टरेशन इतना नहीं. ये वाला जो पोर्शन है कोरम फॉर जनरल मीटिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वाला सेक्शन पढ़ना है आपको. कोरम फॉर जनरल मीटिंग का क्या मतलब हो रहा है, देखो क्या हो रहा है. कोरम का मतलब, कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू अटेंड अ मीटिंग. मिनिमम नंबर ऑफ जनरल मीटिंग जब एक हो रही है पब्लिक कंपनी में, तो एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए कि इतने लोग होने ही चाहिए. Unless articles provide for larger number, 5 members personally present if total numbers of the company as a meeting date do not exceed 1000. तो अभी कोरम जो चेंज हो गया, कैसे हो गया, 1000 मेंबर्स अगर होंगे तो 5 मेंबर पर्सनली होना चाहिए कोरम इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कोरम. अगर 1000 to 5000 मेंबर्स हुए तो 15 मेंबर्स होने चाहिए, एंड इफ इट इज मोर देन 5000 तो 30 मेंबर्स होना चाहिए. वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, पहले ये नहीं था,
अभी ये आ गया, every listed company and a company having 500 or more shareholder shall provide facility to its member to exercise their right to vote at general meeting by electronic means. कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स दे दिया गया, क्या क्या फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ई वोटिंग जो है वो कैसे करके देनी है, एवरीथिंग द इम्पोर्टेंट, मतलब नोटिस देनी है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, जब बोर्ड मीटिंग होगी उसके पहले कैसे आप वोट दे सकोगे, स्क्रूटिनाइजेशन कैसे होगा, एवरीथिंग. अकाउंट्स एंड ऑडिट, न्यू ऑडिट रिक्वायरमेंट. यस, ये बोर्ड कॉम्पोजिशन अभी मैंने पढ़ाया था, फिर भी आप लोग एक बार जस्ट रिविजन कर लो. कॉम्पोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर within 1 year from the commencement of board, मतलब एक होने चाहिए, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 एंड 1 नॉर्मल इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर. ठीक है, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा. ठीक है, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स. ऑडिट कमिटी शैल हैव, हाँ ये वाली देखिए, ऑडिट कमिटी शैल हैव मिनिमम 3 directors with majority of independent directors. Every audit committee of a company existing immediately before the commencement of this act shall within 1 year from such commencement be reconstituted in accordance with this requirement. ठीक है, ये सब आप लोग के एग्जाम में इतना कुछ नहीं आएगा. ठीक है, इतना कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, जो जो आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने समझा दिया.